Hello everyone, in today's video we are going to start gravitation for class 9 students. This lecture can be watched by any class 9 student as long as they understand Hindi mixed with English. चैप्टर के जो PDF नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. जितने भी कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो सारे कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे से उस PDF में लिखे होंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो ग्रेविटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है. सो एज एन इंट्रोडक्शन हम ग्रेविटेशन में क्या बोल सकते हैं. आपको पता होगा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट्स विथ सम फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाऊँ तो मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो एंड आप कौन हो. मान लीजिए आपका नाम है राहुल एंड आपसे ही कुछ डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर दूर आपसे कौन खड़ी है, अंजलि. तो आपको मन ही मन क्या लग सकता है कि भैया जब मैं अंजलि को देखता हूं तो मुझे ना अंदर ही अंदर कुछ अट्रैक्शन फील होता है. तो हो रहा है अंजलि को देख के आपको क्या फील हो रहा है, अट्रैक्शन. अब अंजलि को भी बाई चांस मन ही मन ये लग सकता है कि भैया जब मैं राहुल को देखता हूं तो मुझे भी मन ही मन कुछ अट्रैक्शन फील होता है. एंड राहुल एंड अंजलि जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फिजिक्स का ग्रेविटेशन का चैप्टर अभी तक क्लियर नहीं है. उन्हें क्या लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है. बट इन रियलिटी आपको पता होना चाहिए कि ये प्यार नहीं है. ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये क्या है, दिस आर फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन. राहुल इज अट्रैक्टिंग अंजलि विथ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अंजलि इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग राहुल with gravitational force. These two forces are equal and opposite. ये न्यूटन का थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है. सो आपको जो लगता है कि किसी को देख के आपको अट्रैक्शन हो रहा है तो प्यार हो गया, तो इन रियलिटी ऐसा हो सकता है कि वो प्यार नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो प्लीज डोंट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव. ठीक है. सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट विथ सम फोर्स एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब एक डाउट आपको आ भी सकता है, शायद आप थोड़े से क्यूरियस हो सकते हो कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न क्या है. हमें पता है कि मेरे पास एक मास है एंड जिस कैमरा से शूट हो रहा है उसके पास भी एक मास है, तो कैमरा मुझे पुल कर रहा है, मैं कैमरा को पुल कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया. बट रीज़न क्या है, देखिए अप टू क्लास 12 हम इसका रीज़न डिस्कस नहीं कर सकते. ये जितने भी फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, इनके रीजंस डिस्कस करने के लिए आपको इस इन डेप्थ जाना पड़ेगा कि ये कैसे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, इनका एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या है. ऐसा बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एन एक्सचेंज पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटॉन. बट ये सारी चीज़ें आपको पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस होंगे. अप टू क्लास 9 व्हेन वी आर स्टडिंग न्यूटनियन मैकेनिक्स, हम ग्रेविटी को या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर डिस्कस करेंगे कि इट इज़ जस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन नेचर. बट इसका रीजंस क्या है ये हायर क्लासेस में पार्टिकल फिजिक्स में आपसे शायद डिस्कस किया जाएगा. सो एज एन इंट्रोडक्शन आप ये समझ सकते हो. अब आप बोलेंगे कि भैया चलो हमने मान लिया कि अंजलि एंड राहुल के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट कितना है. अच्छा रीज़न डिस्कस नहीं कर सकते, वो ग्रेविटॉन वगैरह से होता होगा, बट वैल्यू तो पता कर सकते हैं ना. ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमने ये मान लिया कि राहुल इज पुलिंग अंजलि विथ एफ, अंजलि इज पुलिंग राहुल विथ एफ, बट वैल्यू तो होगा कुछ ना कुछ. हाँ वैल्यू है एंड इसका जो वैल्यू है दैट वाज कैलकुलेटेड बाय न्यूटन. एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने ये कैलकुलेट किया था एंड इसे बोलते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. ये सब कुछ PDF में गिवन होगा, आप एक रफ कॉपी आपके सामने रख लो. अगर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आप करना चाहो तो देख सकते हो, वरना तो सारा थ्योरी वहाँ पे गिवन है. आप यहाँ पे फोकस करो कि जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो क्लास में ही आपको याद हो जाए, आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ, आप किसी को भी बता सको. ठीक है ना. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल अबाउट, मैं आपको बताता हूँ. न्यूटन ने बोला है कि सपोज देयर आर 2 पॉइंट मासेस. भैया पॉइंट मासेस क्या है अभी बता रहा हूँ. 2 पॉइंट मासेस है, एक का मास है m1, एक का मास है m2 एंड दिस 2 पॉइंट मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. तो क्या होगा, क्योंकि ये मासेस है सो m1 विल पुल m2 विथ अ फोर्स लेट्स से f, m2 will also pull m1 with a force which is F. ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे.
अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंटली बताया है कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट मासेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, m1 एंड m2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे आया, देखिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने देखा कि अगर मैं ये जो m1 मास है उसका वैल्यू इंक्रीज कर दूं, m2 को सेम रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ m1 का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, तो भी जो m1 एंड m2 के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। और क्या फाइंड आउट किया, अगर मैं m2 का वैल्यू इंक्रीज करूं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है। सो न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। अगर आप कोई भी एक मास को डबल कर दोगे तो फोर्स डबल हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m2। तो इन दोनों इक्वेशन को उसने कंबाइन करके लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। और न्यूटन ने क्या देखा है कि ये ना इस डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मासेस जितना पास पास होंगे उतना उनके बीच का फोर्स ज़्यादा होगा। इफ़ यू ब्रिंग टू मासेस क्लोजर टू ईच अदर, ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज। इफ़ यू टेक देम फर्दर अपार्ट देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिक्रीज। अब ये कितना इंक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, जैसे मासेस के केस में हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास को आप डबल कर दो, कोई भी एक मास को डबल कर दो तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाएगा। अगर आप m1 को भी डबल कर दो, m2 को भी डबल कर दो, सो 2 × 2 टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। मासेस के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डिस्टेंस के साथ कैसा है, उसने कंक्लूड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप m1 एंड m2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करो, उसको अगर आप डबल कर दो, m1 एंड m2 के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दो, पहले जितना था उससे डबल डिस्टेंस में ले जाओ, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, 4 टाइम्स घट जाएगा। डिस्टेंस को आप ट्रिपल कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। डिस्टेंस को आप 4 टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/16 टाइम्स। तो ऐसे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूड किया है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पॉइंट मासेस किसको बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो न्यूटन्स ने जो लॉ दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसके लिए वैलिड है, ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। पॉइंट मास, भैया पॉइंट और मास ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है, पॉइंट के पास तो कोई मास नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट मास किसको बोलते हैं फिजिक्स में, अगर आप अर्थ पे खड़े होके सन को देखोगे या मून को देखोगे, आपको लगेगा कि यार सन एंड मून का साइज़ तो इतना सा है, बट इन रियलिटी तो आपको पता है ना कि सन इज़ ऑफ ह्यूज साइज। तो पॉइंट मासेस किसको बोलते हैं, देखिए आप अर्थ एंड सन को पॉइंट मासेस बोल सकते हो। हाँ भैया ऐसा कैसे, अर्थ एंड सन दोनों का साइज़ तो काफ़ी ह्यूज है। मान लीजिए ये अर्थ है एंड दिस इज़ माई सन, क्या मैं अर्थ एंड सन को पॉइंट मासेस बोल सकता हूँ? यस। क्यों? ऑल्दो अर्थ एंड सन का रेडियस या फिर अर्थ एंड सन का साइज काफ़ी ह्यूज है, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस भी तो काफ़ी ह्यूज है ना। एंड ऐसा देखा गया है कि अर्थ एंड सन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ और सन, कंपेयर टू द रेडियस। जब ये सिचुएशन वैलिड हो जाता है तब इन दोनों मासेस को पॉइंट मासेस ट्रीट कर सकते हैं। You can approximate them to be point masses. What I mean to say is, if you stand on earth and look at the sun, because the distance between earth and sun is so large, then sun will appear as if it's a very small particle, as if it's a very small object. इसीलिए आप अर्थ एंड सन को एज पॉइंट मासेस ट्रीट कर सकते हो। हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेवनली बॉडीज के बीच में अप्लाई करते हैं, बट हेवनली बॉडीज तो इन रियलिटी पॉइंट मासेस नहीं है।
पॉइंट मासेस का ये मतलब नहीं है कि जिसका मास काफ़ी कम है। पॉइंट मासेस का ये मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस उनके साइज से ग्रेटर है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन देयर डायमेंशंस, इज ग्रेटर देन देयर साइज, then both the objects can be approximately considered to be point masses. And Newton's law of gravitation is valid only for point masses, not only for point masses, for point masses and for spherical masses. देखिए ये स्पीयर्स है, स्पीयर्स के लिए भी वैलिड हो सकता है. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, या फिर अगर वो पॉइंट नहीं है फिर भी आप लगा सकते हो अगर मासेस स्पेरिकल शेप्ड है, for spherical masses. So दो conditions है. Newton's law of gravitation is valid either for point masses, and what are point masses? If the distance between two masses is very large compared to their size, then these two masses can be said to be point masses. Or Newton's law of gravitation is valid for two spherical masses, right? सो पॉइंट मासेस और स्पेरिकल मासेस. एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज व्हाट, एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट मासेस और स्पेरिकल मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस. है ना, एक साथ अगर बोले ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, मतलब एक मास को डबल करोगे दूसरे को कांस्टेंट रखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाएगा. अगर दोनों को डबल करोगे तो 2 × 2 4 टाइम्स हो जाएगा, दोनों को ट्रिपल करोगे तो 3 × 3 9 टाइम्स हो जाएगा. m1 को सेम रखोगे, m2 को ट्रिपल कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल हो जाएगा, मतलब मासेस के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो व्हाट कैन वी से, gravitational force acting between two point masses or two spherical masses is directly proportional to product of two masses, and it is inversely proportional to square of distance of separation. square बोलना ज़रूरी है. it is inversely proportional to, it is inversely proportional to square of डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन मासेस. एग्जैक्टली ये बोलना पड़ेगा, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. काफ़ी स्टूडेंट्स से गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एंड ये जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नहीं होता है, ये काफ़ी और फोर्सेस जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उनके लिए भी वैलिड है. सो इसीलिए ये जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है. साइंटिस्ट से इट कॉल इट टू बी इनवर्स स्क्वायर लॉ. So what is inverse square law? Inverse square law means the magnitude of gravitational force is inversely proportional to square of distance of separation between two masses, and this is known as the inverse square law. जब पहला वाला एक्सप्रेशन हमने लिखा, देखिए वहाँ पे हमने कुछ डिस्टेंस का कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, f is directly proportional to m1 and m2. ये वाला एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड. एंड ये जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखिए मासेस का कुछ नहीं है. सो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब m1 एंड m2 फिक्स्ड होंगे. जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए आप प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज़ कर रहे हो फिजिक्स में या फिर मैथ्स में. जब आप ऐसा लिखते हो ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, आप m1 एंड m2 का प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हो फोर्स के साथ, तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी चेंज हो जाएंगे तो किस पैरामीटर की वजह से फोर्स बदला आप समझ नहीं पाओगे. मान लीजिए आप एक अननोन रूम आपने एक अननोन रूम में एंटर किया, आपको गर्मी लगी है ना, आप फैन ऑन करना चाहते हो, तो आप तो नहीं जानते हो कि फ़ैन का स्विच कौन सा है, तो आप जाके अगर स्विच बोर्ड में सारे स्विचेस ऑन कर दोगे तो क्या होगा, फ़ैन ऑन हो जाएगा शायद, बट कौन से स्विच की वजह से फ़ैन ऑन हुआ वो आपको पता नहीं होगा.
अगर आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि फ़ैन का स्विच कौन सा है तो आपको 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। वैसे ही जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन मासेस के साथ देख रहा हूँ तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स है और कौन सा पैरामीटर है यहाँ पे, डिस्टेंस को कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स्ड। अगर आप मासेस को भी चेंज कर रहे हो, डिस्टेंस को भी चेंज कर रहे हो, तो शायद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना आए मासेस के। मतलब देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आप मासेस को डबल कर रहे हो, दोनों मासेस को डबल कर दिया आपने, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, बट आपने डिस्टेंस को भी डबल किया, मासेस को भी डबल किया, डिस्टेंस को भी डबल किया, तो मासेस डबल होने की वजह से ऊपर 2 into 2 आ जाएगा एंड डिस्टेंस डबल होने की वजह से नीचे 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए कितना रहा है 1, मतलब फोर्स विल रिमेन सेम। अगर आप मासेस को भी डबल कर दो, दोनों मासेस को, डिस्टेंस को भी डबल कर दो, तो फोर्स सेम रहेगा। फिर आप बोलोगे कि यार मैंने मासेस को डबल किया और मासेस को डबल किया एंड फोर्स तो बदला ही नहीं। बट क्या उसका मतलब है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मासेस के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट आपने तो डिस्टेंस को भी बदला ना। दोनों फैक्टर्स को एक साथ बदलोगे तो किसी का रिलेशन नहीं देख पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r²। पहले इतना आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इतना ही डिस्कस किया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस एंड स्पेरिकल मासेस। पॉइंट मासेस किसको बोलते हैं? अगर डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the gravitational force between two masses is directly proportional to product of two masses, is inversely proportional to square of distance of separation. So you can write it down up to here. मैं थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ एंड दोनों इक्वेशंस को अभी कंबाइन करूँगा, ठीक है? PDF में सब कुछ लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करूँगा। सो आई एम कंबाइनिंग 1 and 2। अगर मैं 1 and 2 को कंबाइन करूँ तो लेफ्ट साइड में तो मेरा फोर्स था ही। फोर्स किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? m1 एंड m2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एंड किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था? r² के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। आपको पता होगा कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एक इक्वल टू के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड में एक कांस्टेंट आना चाहिए। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपिटल G। कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था किसने? कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने इस कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। एंड ये जो फॉर्मूला आ गया है अभी, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल, दिस इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड जो ये कैपिटल G है, कैपिटल G इज अ कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है, दिस वाज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ दिस वाज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बाय कैवेंडिश लॉन्ग आफ्टर न्यूटन्स डेथ। न्यूटन ने तो ये फॉर्मूला दिया था, बट कांस्टेंट का वैल्यू वो कैलकुलेट नहीं कर पाया था, तो ये कांस्टेंट को उसने कुछ जनरल C मान लिया था कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आना चाहिए। बट इसका ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है, दैट वाज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अब तक हमने कितना समझा कि मान लीजिए कि इफ़ देयर आर टू पॉइंट मासेस m1 एंड m2, में थोड़ा स्लो आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। ये एक सिचुएशन है। या फिर क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि दो स्पेरिकल मासेस है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, है ना? अच्छा, ये मासेस चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए एक का मास है x, एक का मास है y, एंड इन दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, देखिए ये तो पॉइंट था, तो मैंने बोल दिया कि पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस r है। अगर ये स्पेरिकल मासेस है तो इनका तो कुछ रेडियस होगा, एंड हम कौन सा डिस्टेंस लेने वाले हैं? सेंटर टू सेंटर। हम कौन सा डिस्टेंस लेने वाले? ये जो लाइन जॉइनिंग है ना, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस, ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल r। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स आएगा दैट इज कैपिटल G
प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है, मासेस का वैल्यू एक्स वाई दिया है, बस कोई बात नहीं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना आएगा, जी, एक मास है x, दूसरा मास है y बाई आर स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या समझ में आना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आइदर वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, आइदर वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, और किसके लिए वैलिड है, स्पेरिकल मासेस, और कोई शेप के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, एंड ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r किसके बीच का डिस्टेंस है, दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है। दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। ठीक है, सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम किस चीज़ के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले थे, कैपिटल जी। कैपिटल जी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इन SI यूनिट्स। अब अगर आपको इसका SI यूनिट फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कितना आएगा, देखिए अगर मैं आर स्क्वायर को इधर ले जाऊँ, सो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2, है ना, एंड जी का अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कितना आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका यूनिट। तो इन प्लेस ऑफ फोर्स, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आपको फाइंड आउट करना है तो पहले तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर जितने भी इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनके यूनिट्स को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, एंड ये कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, एंड नीचे मास इंटू मास मतलब केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ये तो SI यूनिट है, सो ये कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। बी वेरी केयरफुल, यूनिट पूछा जाता है इसका। ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकते हैं, अगर CGS में फाइंड आउट करें तो आप कर सकते हो, ये सब चीज़ को अगर CGS में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू द पावर -2। न्यूटन के जगह हमने डाइन ही लिख दिया, मास के जगह मीटर के जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड केजी के जगह ग्राम टू द पावर -2। सो दिस इज द वैल्यू, एंड ये जो कांस्टेंट है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम है, सिर्फ अर्थ पे नहीं, थ्रू आउट द यूनिवर्स। अब अर्थ के सेंटर पे हो, अर्थ के सरफेस में हो, अर्थ के बाहर हो, सन पे हो, कहीं पे हो, कैपिटल जी का वैल्यू सेम है थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट इज सेम। ये किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, करंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। इसके पास ब्रह्मा जी का वरदान है कि कोई भी तुच्छ प्राणी इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। आप कुछ भी करो बाहर से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इतना समझ लो, दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड हम अभी क्या करेंगे कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं, इसके यूनिट्स वगैरह को और थोड़े से अच्छे से देख लेते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को और थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ओके। सो अब तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा। कभी कभी क्या बोला जाता है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको डिफाइन करो। तो देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को किसी के टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब इसका कोई न्यूमेरिकल डेफिनेशन देना पड़ेगा। वैसे क्वालिटेटिव तो दे नहीं सकते, कुछ क्वांटिटेटिव सा डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, G इज नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, कैपिटल G is the universal gravitational constant, F is the gravitational force, m1 and m2 are the two masses, and small r is the distance between centers of two masses, distance between centers of two masses, okay? तो अगर हम यहाँ से G का वैल्यू निकालें, so it comes out to be fr square by m1 m2। हमें किसी ने बोला कि इसका SI यूनिट फाइंड आउट करो एंड इसका CGS यूनिट फाइंड आउट करो। भैया अभी तो किया, बट अभी किसके टर्म्स में करो, फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में करो। फंडामेंटल यूनिट का मतलब कि आपका जो आंसर आना चाहिए फाइनली यूनिट का, उसमें कोई न्यूटन वगैरह कुछ नहीं रह सकता, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यूनिट जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब रह सकता है ना। आपको पता है लेंथ, मास, टाइम, ऑल दिस कैन बी देयर। तो देखते हैं। सो हम जी का यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज गिवन बाई एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। अच्छा, इन प्लेस ऑफ एफ हम क्या पुट कर सकते हैं, न्यूटन। इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर, आर का मतलब मीटर स्क्वायर, बाई
m1 इंटू m2 मतलब kg इंटू kg। अब देखिए बाकी सब तो फंडामेंटल यूनिट्स में ही है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, बट न्यूटन को लेके दिक्कत है। ये भी तो, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट बिकॉज न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो न्यूटन को भी हमें फंडामेंटली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एंड अगर आपको पता है कि न्यूटन इज नथिंग बट kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 है ना, तो इसको यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, कर सकते हैं। ये कहाँ से पता चला? देखिए हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर हम फोर्स का यूनिट निकालना चाहे फंडामेंटल यूनिट, सो इन प्लेस ऑफ मास आई कैन पुट kg एंड इन प्लेस ऑफ एक्सीलरेशन आई कैन पुट मीटर सेकेंड टू द पावर -2। सो kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 इंटू यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। तो एक kg कट गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर गिव्स मी मीटर क्यूब। एंड ये kg जब ऊपर आएगा, ये तो डिनोमिनेटर में है ना, देखिए ये कैसा है, अभी ऊपर है मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2, नीचे kg है। सो kg को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, kg टू द पावर -1 मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2। दिस इज द फंडामेंटल SI यूनिट ऑफ कैपिटल G। कभी कभी MCQ में ये यूनिट दे देता है, स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस ऐसे समझ के जाते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2 एंड गलत करके आ जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, दिस इज द फंडामेंटल SI यूनिट। अब फंडामेंटल CGS यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको। हमें पता है कि G इज F_r² बाई m1 m2। CGS फाइंड आउट कर रहे हैं तो सारे क्वांटिटीज़ को CGS में सब्सटीट्यूट करेंगे। फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे ग्राम स्क्वायर। बाकी सब तो फंडामेंटल ही है, डाइन इज नॉट फंडामेंटल, तो डाइन को क्या लिख सकता हूँ, अगर न्यूटन kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 है, सो डाइन क्या होगा, डाइन विल बी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। दिस इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम स्क्वायर। एक ग्राम ने ग्राम को मार दिया, सो g टू द पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2। So this is the fundamental SI unit of capital G, fundamental CGS unit of capital G. Let us see some properties of gravitational force. Properties of gravitational force. Properties of gravitational force. Okay. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे तो PDF में लिखे होंगे बट फिर भी आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास दो स्पेरिकल बॉडीज़ है, पहले सिचुएशन देख लेते हैं। दो स्पेरिकल बॉडीज़ है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। इनके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। तो आप क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r²। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमें पता है कि m1 अट्रैक्ट्स m2 विथ अ फोर्स, कुछ ऐसे, m2 ऑल्सो अट्रैक्ट्स m1 विथ अ फोर्स, कुछ ऐसे। तो ये सबसे पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब सेकेंड पॉइंट में अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है ना। ये कौन सा लाइन है, देखिए ये सेंटर टू सेंटर कनेक्टिंग लाइन है। सो कैन आई से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू मासेस, है ना। अगर यहाँ पे एक मास है m1, एक मास है m2, m1 एंड m2 के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आप उसको देखना चाहते हो कि डायरेक्शन क्या है। सो सबसे पहले m1 एंड m2 को एक लाइन से ज्वाइन करो एंड इस लाइन का नाम क्या है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। ये मेरा एक मास यहाँ पे रखा है, एक मास यहाँ पे रखा है। सो ये अगर m1 है, ये अगर m2 है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन m1 एंड m2, द सेंटर्स ऑफ m1 एंड m2, एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा that is along the line joining the centers of two masses, along the line joining the centers of two masses. And for this reason gravitational force is a central force. इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ
central force. And what do we mean by central force? It means that gravitational force acts along the line joining the centers of two masses, along the line joining the centers of two masses, right? So this is the second property. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या सारे टाइप के बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, आइदर फॉर पॉइंट मासेस और फॉर स्पेरिकल masses. So the Newton's law of gravitation is valid either for point masses or for spherical masses. Fourth and very important property कि ये जो gravitational force है ना, the gravitational force acting between two particles is independent of the nature of the medium in which the masses are kept. भैया क्या मतलब है इसका? मतलब अगर आप दो masses के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर कर रहे हो एयर में, एंड इन्हीं दोनों मासेस को सेम सेपरेशन में आप वाटर में रख दो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ चेंज नहीं होगा. मतलब अगर आपने मेजर किया, मान लीजिए दो मासेस है, देयर इज अ मास 2 kg एंड 4 kg प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. एक बार आप इसे एयर में रख दो, मान लीजिए फोर्स आ रहा है, कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए फोर्स आ रहा है 100 न्यूटन, कुछ और ही आएगा 100, ये तो कुछ और ही आएगा, मान लीजिए 100 न्यूटन आया. अब इसी सिस्टम को, इसको उठा के आप वाटर में रखो, फोर्स कितना आएगा? 100 न्यूटन. इसी को आप ऑयल में रखो, फोर्स कितना आएगा? 100 न्यूटन. इसी को आप किसी और मीडियम में रख दो, वैक्यूम में रख दो, तो कितना आएगा? 100 न्यूटन. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम. अगर मासेस सेम है एंड उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो आप कौन से मीडियम में इनको मेजर कर रहे हो दैट इज इरेलीवेंट, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता. वेयरएज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपके कोर्स में नहीं है शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. आप दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, एयर में अलग आएगा, पानी में अलग आएगा, केरोसिन में अलग आएगा. मीडियम चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग आ जाएगा. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज independent of nature of medium. Gravitational force is independent of nature of medium. Fifth point, gravitational force जो है ना, it is the weakest force. It is the weakest force in the universe. Gravitational force, अगर fundamental force की बात करें, so it's very weak gravitational force. But in spite of being so weak, इसका जो range है ना, range is large. रेंज लार्ज मतलब दो मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब मैं इसको वीकेस्ट बोल रहा हूँ तो मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म्स में बोल रहा हूँ. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी 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 वीक. बट ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज है इट इज़ वेरी लार्ज. मतलब दो मासेस काफ़ी लार्ज डिस्टेंस में है, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ऑल्दो वैल्यू कम होगा बट काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक लगता है. देखिए हम जब अर्थ पे खड़े हैं, सो इफ़ आई जंप, अगर मैं मार्कर को ऊपर फेंकूँ तो मार्कर नीचे आएगा. क्यों? क्योंकि अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मार्कर को नीचे पुल करेगा. अब अर्थ का सेंटर सरफेस से 6400 किलोमीटर नीचे है, पर वहाँ से भी ग्रेविटेशनल फोर्स ये मार्कर एक्सपीरियंस कर पा रहा है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ऑल्दो इट्स अ वीक फोर्स बट इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स. ठीक है. सिक्स्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर हेवनली बॉडीज. जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ऐसा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं कैमरा को किसी फोर्स से पुल कर रहा हूँगा एंड कैमरा इज ऑल्सो पुलिंग मी. सो मैं भी कैमरा के तरफ नहीं जा रहा हूँ, कैमरा भी मेरे तरफ नहीं आ रहा है. मान लीजिए कि टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो बोथ आर पुलिंग ईच अदर विथ अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. दो फ्रेंड्स की तो बात छोड़ो, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड अस आर पुलिंग अस विथ अ फोर्स,
एंड वी आर ऑल्सो पुलिंग देम विथ अ फोर्स, बट कोई भी किसी की तरफ नहीं आके कोलाइड नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए इफ दिस इज माई हैंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, बोथ आर पुलिंग ईच अदर विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट हैंड का कुछ मास है, लेफ्ट हैंड का कुछ मास है, बट दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइडिंग। क्यों? क्योंकि ये जो मासेस है ना, जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, इसका वैल्यू बहुत कम है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट नहीं है ऑर्डिनरी मासेस के लिए। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि देखिए ऊपर एक कैपिटल जी है जिसका वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू बहुत ही कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचुरली बहुत छोटा क्वांटिटी आ जाता है। बट अगर मासेस थोड़ा सा लार्ज होंगे, मासेस लार्ज होंगे जैसे सन एंड अर्थ, तो ये जो नेगेटिव पावर है 10⁻⁻11 वो बैलेंस हो जाएगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ कि व्हाट डू आई मीन टू से, बट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ये क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाई दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर हेवनली बॉडीज, फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। पहले आप इतना समझ लो, ये पीडीएफ में गिवन है, समझ इतना लो, फिर हम 2 क्वेश्चंस देखते हैं, इससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपका और इंक्रीज होगा। चलिए, सो क्वेश्चन ऐसा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts each other with gravitational force, but they don't move towards each other. Why? समझ रहे हो? मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि दिस इज राहुल एंड दिस इज अंजलि. Rahul is attracting Anjali with a force F. Anjali is also attracting Rahul with a force F. So if this is happening, then both should move towards each other and collide, but that does not happen. मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कितना. तो ये राहुल भैया का मास कितना होगा? मान लीजिए 60 kg है, एंड अंजलि दीदी का भी मास कुछ मान लीजिए 45 kg. अब इन दोनों के बीच अगर मान लीजिए कि ये 1 मीटर दूर खड़े हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? देखते हैं. F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना? अच्छा, G का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू ये मासेस कितना है? 60 इंटू 45 बाई 1 स्क्वायर. तो ये देखिए ना, ये ऊपर 10 टू द पावर माइनस 11 है, एंड यहाँ पे मासेस क्या है? 60 45. तो ये जो वैल्यू आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो वैल्यू आएगा, ये लार्ज आएगा काफ़ी या स्मॉल आएगा? स्ट्रॉन्ग आएगा या वीक आएगा? ये जो फोर्स आएगा ना, ये काफ़ी वीक आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ये कैपिटल जी है. क्योंकि कैपिटल जी का वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचुरली बहुत कम होता है. अगर मासेस भी नेग्लिजिबल हो गए तो ऊपर काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, तो फोर्स बहुत वीक आ जाएगा. अगर आपको फोर्स को सिग्निफिकेंट लाना है तो ऊपर ये जो मासेस होंगे ना, मासेस का वैल्यू भी कुछ 10 के पावर्स में होना चाहिए. मतलब अंजलि दीदी एंड राहुल भैया के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, बट वो उसका वैल्यू काफ़ी नेग्लिजिबल है, बिकॉज जी का वैल्यू नेग्लिजिबल है. अगर इनके मासेस काफ़ी हाई होते तो ये जो 10 टू द पावर माइनस 11 था, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता, 10 टू द पावर 13 आ जाता, तो 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 क्या हो जाता? 10 टू द पावर 2. तो ऊपर एक अच्छा खासा बड़ा क्वांटिटी आ जाता, तब ये फोर्स कुछ सिग्निफिकेंट होता. तो ऑल्दो अभी अंजलि दीदी एंड राहुल भैया के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसका वैल्यू कितना है? काफ़ी स्मॉल है. एंड रीज़न क्या है स्मॉल होने का? क्योंकि कैपिटल जी भी स्मॉल है, एंड इनके मासेस भी उतने ज़्यादा नहीं है कि कैपिटल जी के नेगेटिव पावर को वो काउंटर बैलेंस कर पाए. समझ रहे हो? इसीलिए सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में, हम सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, बट कोई किसी की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी स्मॉल है. एंड ये इतना स्मॉल है ना कि यहाँ पे जो राहुल भैया खड़े हैं, उसके पैर
राहुल के लेग्स एंड ग्राउंड के बीच में कुछ फ्रिक्शन तो होगा, वो फ्रिक्शन से भी कम है। अगर राहुल को अंजलि की तरफ चलना है तो एटलीस्ट ये फ्रिक्शन फोर्स तो ओवरकम होना चाहिए, उतना फ्रिक्शन फोर्स भी ओवरकम नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये नहीं चल पाएंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो ऐसा, सिंस G इज प्रेजेंट, कैपिटल G इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, है ना, कैपिटल G इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर एंड masses of Rahul and Anjali are ordinary masses है ये, उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल masses है, एक ह्यूमन बीइंग का जितना होना चाहिए। Hence force between them is negligible, force between them is negligible, इनके बीच का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल, एंड वो इतना कम है कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इवन लेस देन द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम एंड ग्राउंड। दस हम कोई मोशन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर भी ये कुछ ना कुछ स्पीड से एक दूसरे की तरफ चल पाते, बट अभी के लिए तो कोई नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा। वेरस अगर ये मासेस काफ़ी लार्ज होते, अगर मासेस काफ़ी लार्ज होते, मान लीजिए अर्थ एंड सन का केस है, तो अर्थ एंड सन के बीच में, अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो सफिशिएंटली लार्ज आएगा एंड इनके बीच में सिग्निफिकेंट होगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा था, क्योंकि अर्थ एंड सन का मासेस लार्ज है, अर्थ एंड सन कैसे बॉडीज़ है, हेवनली बॉडीज़ है, इसीलिए उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सफिशिएंट होगा इनके बीच में मोशन दिखाने के लिए। सो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर हेवनली बॉडीज, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज। ऑर्डिनरी बॉडीज जो ऐसे अर्थ पे है इनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इनसिग्निफिकेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा, लग रहा है, वैल्यू काफ़ी कम है, हेवनली बॉडीज़ के लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। वो स्टोरी याद है जो न्यूटन साहब के माथे पे एक एप्पल गिरा था, है ना? तो मान लीजिए, एक सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूँ कि दिस इज़ माई अर्थ एंड अर्थ पे एक ट्री है, एप्पल ट्री, एंड एक एप्पल यहाँ पे गिर रहा है। सो व्हेन एन एप्पल इज़ फॉलिंग, अगर ये अर्थ है एंड दिस इज़ एन एप्पल, सो केस कैसा है, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। सो व्हेन एन एप्पल इज़ फॉलिंग, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे एप्पल ट्री गिर रहा है तो नीचे जाएगा, है ना? क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि अर्थ एप्पल के सेंटर को पुल कर रहा है विथ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एप्पल भी अर्थ के सेंटर को पुल कर रहा है विथ इक्वल फोर्स, है ना? बट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ओनली द एप्पल मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स एप्पल, है ना? व्हेन एप्पल falls from a tree, both exert equal forces on each other. When an apple falls from a tree, both exert equal forces on each other, but only apple moves towards the earth, earth does not move towards apple. Why? क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, ऑल्दो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट क्या इसका मतलब ये है कि दोनों में इक्वल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ का अगर अपने लेक्चर देखा है, मैंने वहाँ पे बताया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, when apple is pulling the earth with a force, earth is also pulling the apple with a force, forces are equal, but these two action reaction pairs do not produce equal acceleration, है ना? इसका मास छोटा है स्मॉल m, इसका मास लार्ज है कैपिटल M, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा?
फोर्स बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू काफ़ी स्मॉल है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय स्मॉल एम काफ़ी छोटा है तो एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो सिंस वी नो, हमें क्या पता है, वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब दोनों के ऊपर फोर्स तो सेम लग रहा है, दोनों के ऊपर फोर्स तो सेम लग रहा है, फोर्स तो कांस्टेंट है। एंड अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप क्या बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सीलरेशन कम होगा एंड जिसका मास कम है उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। सिंस अर्थ हैज़ ह्यूज मास, अर्थ के पास क्या है, ह्यूज मास, हेंस इट्स एक्सीलरेशन इज नेग्लिजिबल। सो ऐसा नहीं है कि अर्थ इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल बट विद नेग्लिजिबल एक्सीलरेशन बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज ह्यूज। When force is constant, we can say that acceleration and mass are inversely proportional to each other. So this motion cannot be observed, cannot be experienced by human beings, but it is moving with some negligible acceleration. ठीक है ना? So दो conceptual questions हमने डिस्कस किए हैं एंड आई थिंक कि मैंने काफ़ी आपका टाइम लिया है बट ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको यहाँ पे याद भी करवा दिया है, मुझे जितना लगता है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने काफ़ी बार आपके साथ रिपीट कर करके डिस्कस किए हैं। चलिए और थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख लो। अब थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस अपने लैपटॉप से रीड कर रहा हूँ एंड आपके स्क्रीन में शायद ये क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, 4 सेकेंड या 8 सेकेंड तक डिस्प्ले हो सकता है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले होता है आप वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर लो एंड फिर इसका सोल्यूशन चेक कर लो। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, काफ़ी ईजी है, जो कि नीट 2003 में पूछा गया था। 2 स्पीयर्स ऑफ मासेस m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। सो मेरे पास 2 स्पीयर्स है, एक का मास है स्मॉल m, एक का मास है कैपिटल M, कुछ डिस्टेंस में रखे हुए हैं, मान लीजिए कुछ 8 डिस्टेंस में रखे हुए हैं एंड इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू कितना है, F। अब क्या बोला गया है, द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। तो इनके बीच का जो स्पेस है अब दैट इज बीइंग फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कुछ ना कुछ डेंसिटी है इस लिक्विड का दिया हुआ है। तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना होगा। ऑप्शंस आपके पास है 3F, F, F/3, F/9। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। यहाँ पे क्या हुआ, ये एयर पे मेजर किया गया था एंड अब किसी लिक्विड में मेजर किया जा रहा है, तो क्या हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी F ही रहेगा, क्योंकि कोई भी मीडियम आके ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज नहीं कर सकता। क्वाइट सिंपल था, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा और क्या हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पेसशिप। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद स्पेसशिप। मतलब मेरे पास 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, मेरे पास क्या मतलब स्पेस में 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो तो आप कैसे भी हटा नहीं सकते। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस मतलब ये जहाँ पे है स्पेस में, इनके आजू बाजू में कोई और प्लैनेट्स या फिर कोई और मासेस या फिर कोई और स्पेसशिप्स नहीं है जो इनको पुल कर पाए। 2 एस्ट्रोनॉट्स A and B आर इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। अगर मैं बोलूँ दैट मीन्स दैट देर आर नो नियर बाई प्लैनेट्स और नो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स टू एक्सर्ट ग्रेविटी ऑन देम। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब समझ लीजिए, नो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स टू एक्सर्ट फोर्स ऑन देम। गॉट इट। अब क्या बोलेगा, और ऑप्शंस दिया गया है, द टू विल नीट 2017 में, बताइए क्या होगा, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम।
मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी। तो क्या होगा, इनके बीच में भी तो, अब इनके बीच में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा ही ना, वो आप कैसे रोकोगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स, इनके बीच में तो होगा ही, सो दे विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर। भैया बट जब अर्थ पे थे तो मैं और मेरे फ्रेंड सामने था, अपने बीच में भी तो ग्रेविटी था, बट हम क्यों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे? देखिए वहाँ पे फ्रिक्शन भी था और भी मासेस थे जो आपको पुल कर रहे थे। जब आप अर्थ पे थे ना, तो आप एंड आपका फ्रेंड ऐसे था, आप आपके फ्रेंड को पुल कर रहे थे, आपके फ्रेंड आपको पुल कर रहा था, बट आपके रूम में फर्नीचर्स वगैरह भी आपको पुल कर रहे होंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह भी था, बहुत कुछ था। ये कंप्लीटली ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, मतलब कोई नियर बाय सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स कुछ नहीं है इनको पुल करने के लिए। ये आपस में एक दूसरे को पुल करेंगे एंड जाके कोलाइड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑल्दो नीट में पूछे गए हैं, बट मैं क्लास 9 में ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल एंड ऐसे क्वेश्चन है जो आपका क्यूरियोसिटी लेवल को भी इंक्रीज करेगा एंड आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इंश्योर करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम एकदम समझ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल देख पाऊँ आपके लिए। हाँ अच्छा एक तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ आपको पहले क्वेश्चन नंबर, शायद अगर उन दोनों को लूँ, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। मान लीजिए देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स 1 kg एंड 1 kg ईच placed at a distance of 1 meter apart. You have to find the force of gravity between them. You have to find the force of gravity between them. This 1 kg is pulling this one with some force. ये भी इसको pull कर रहा है with some force. You have to find the force of gravity between them. So basically there are 2 masses each of 1 kg. There are 2 masses each of 1 kg placed at a distance 1 meter apart. And you have to find the force of gravity between them. बहुत ही easy है. Force of gravity can be found to be a gravitational force. एक्चुअली जो ग्रेविटी टर्म है ना, दैट इज यूज्ड ओनली व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, अदरवाइज यू मस्ट यूज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ जनरल टर्म, ग्रेविटी इज ओनली फॉर अर्थ, राइट। सो जी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6.67 इंटू 10 to the power -11 इन SI यूनिट्स, masses is 1 into 1 by 1 square. So don't you think the force comes out to be 6.67 into 10 to the power -11 Newton? Yes. भैया क्या था ये बेकार क्वेश्चन, बट यहाँ से एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, जो ये कैपिटल जी है ना, यही तो वैल्यू है कैपिटल जी का, वो किसके इक्वल आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ रहा है। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि वी नो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, बट अगर आप मान ले इफ़ 2 मासेज है मेरे पास जिनका मास कितना है 1 kg एंड उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, एंड इन वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g 1 into 1 by 1 square, दैट गिव्स मी F इज इक्वल टू जी। तो दिस इज वन न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, इसका मतलब नहीं है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट फोर्स के बराबर है, नहीं, इनका वैल्यू आपस में इक्वल है। कब, जब अगर आप 2 मासेस ले लो जिनका मास है 1 kg एंड इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। व्हाट आई मीन टू से दैट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g is numerically equal to gravitational force, is numerically equal to gravitational force between 2 masses, है ना, 2 masses each 1 kg, each of 1 kg separated by 1 meter. Am I clear? So अगर आपको बोला जाए कि define universal gravitational constant, then you can say universal gravitational constant is numerically equal to the gravitational force between what? Between 2 point masses or between 2 spherical masses, जो भी बोलो, each of 1 kg separated by 1 meter apart. ठीक है? Okay. So this is one more numerical question that I have taken for you. We are almost done. और कुछ questions लेके आज के सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस लेंगे या फिर एक क्वेश्चन का 2 पार्ट रहेगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाएगा। एकदम स्टैंडर्ड तरीके से इसको कर सकते हैं एंड आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं लैपटॉप से रीड कर रहा हूँ।
बोला गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेरिकल बॉडीज एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज 10 न्यूटन। तो दो स्पेरिकल बॉडीज है मेरे पास, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मैं सेंटर से सेंटर का लाइन ज्वाइन कर दूं एट अ सर्टेन डिस्टेंस, पता नहीं डिस्टेंस क्या है, बट इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज 10 न्यूटन। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। मतलब इनिशियली मान लीजिए हमें कुछ मानना पड़ेगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज x, या फिर अगर आप r मानना चाहो तो r। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस था केस 1 एंड केस 2, जब भी ऐसा होगा कि डिस्टेंस उसने चेंज कर दिया या मास उसने चेंज कर दिया, हमेशा केस 1 एंड केस 2। केस 1 मतलब हमें मासेस नहीं पता, मासेस मान लीजिए इसका m1 इसका m2। तो केस 1 में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस r है, एंड केस 2 में इसको r1 बोलते हैं, डिस्टेंस इन केस 1, एंड इसको बोलते हैं r2। तो डिस्टेंस हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया। पहले डिस्टेंस r था, अब कितना कर दिया, r/2। तो फोर्स कितना चेंज हो जाएगा वही निकालना है। मासेस केस 1 में भी m1 m2 है, केस 2 में भी मासेस m1 m2 है, मासेस को चेंज नहीं किया। मतलब हमने एसेंशियली किया क्या, अपने पास दो मासेस थे m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऑल द स्पेरिकल मासेस है, मैं थोड़ा सा डायग्राम को सही करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ। देख ले, मास m1 मास m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन था तो इनके बीच का जो फोर्स था F1 दैट इज 10 न्यूटन, दैट इज गिवन टू यू। अब डिस्टेंस को उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। मतलब मासेस को उसने सेम रखा, मासेस को उसने सेम रखा, डिस्टेंस को r/2 कर दिया। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू निकालो, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू निकालो, दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो या फिर कुछ करो। देखते हैं यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय g m1 m2 बाई r²। फोर्स कितना है यहाँ पे 10, g तो g रहेगा, m1 m2 एज इट इज़ रहेंगे, एंड r का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आपने r का वैल्यू r ही माना, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देख लेते, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r²। f का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड सिचुएशन में जो फोर्स है मान लीजिए दैट इज कमिंग आउट टू बी f, g एज इट इज, m1 नहीं चेंज किया, m2 नहीं चेंज किया, r²। पहले डिस्टेंस था r, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, r/2, सो क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये, g m1 m2 बाई r²/4, मतलब ऊपर चला गया 4। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आप क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, तो लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएंगे, 10/f आ जाएगा, एंड राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे है g m1 m2 बाई r² बाई 4g m1 m2 बाई r²। ये जब फ्लिप हो जाएगा तो कैसा होगा, 10/f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r², एंड यहाँ पे r² g m1 m2 इंटू 4। सो दिस कम्स आउट टू बी f इज इक्वल टू 40 न्यूटन, अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे। गॉट इट। देखिए यहाँ पे मासेस सेम था ना, मासेस सेम था ना, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते थे। सेम क्वेश्चन ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे बोल सकते थे कि देखिए पहले जब दोनों मासेस m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस r था, तब कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे होगा F1, एंड जब r/2 हो गया तब कुछ ना कुछ फोर्स होगा F2। इनके बीच का रिलेशन आपको निकालना है या फिर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कि F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r², है ना। ओके, तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा जो न्यूमरेटर में है, g तो ऑलरेडी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एंड दोनों केस 1 केस 2 में मासेस फिक्स्ड है, तो ये पूरा ऊपर में सब कुछ जितना भी है वो कांस्टेंट ही है। तो पूरे कांस्टेंट को मैं k बोलता हूँ, सो f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k बाई r²। अब केस 1 में क्या आ जाएगा, केस 1 में मान लीजिए फोर्स इज F1, कांस्टेंट तो k, एंड डिस्टेंस इज r1 का स्क्वायर, एंड केस 2 में फोर्स इज F2, दिस इज k बाई r2 का स्क्वायर। तो आप एक जनरल रिलेशन निकाल सकते हो उनके बीच। तो क्या आ जाएगा, अगर डिवाइड कर दोगे 1/2 को, F1 बाई F2 इस k बाई r1², k बाई r2²। सॉल्व करेंगे तो F1 बाई F2 इस r2² बाई r1²। ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब मासेस सेम है, आपने डिस्टेंस को चेंज कर दिया। जैसे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको,
वरना आप तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर ही सकते हो। उसने क्या बोला है कि अब उसने क्या किया, डिस्टेंस को अगर 1/3 कर दे, सेम सिचुएशन ही है, पहले फोर्स था 10 न्यूटन, अब डिस्टेंस को अगर वो r से लेके r/3 कर दे, 1/3 कर दे, तो फोर्स कितना आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमें पता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हम F1/F2 का रेशियो ले लेंगे तो कितना आएगा, ये r2/r1 का होल स्क्वायर है, फिर r2² अच्छा F1 इनिशियल सिचुएशन में फोर्स 10, F2 का वैल्यू निकालेंगे, r1 का वैल्यू कितना था r, r2 का वैल्यू r/3, देखिए ओरिजिनल से हमने 1/3 कर दिया। अच्छा r2 का वैल्यू कितना, r/3 का होल स्क्वायर एंड ये r², दिस कम्स आउट टू बी 10/F2 इज इक्वल टू r²/9r², r² ने r² को मार दिया, F2 कम्स आउट टू बी 90 न्यूटन। तो जैसे मैंने ये डिस्टेंस चेंज किया, आपसे वो मास चेंज करके भी क्वेश्चंस करा सकता है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कौन से वो लॉज है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बहुत ही अच्छे से समझा, उसका वैलिडिटी समझा, अलॉन्ग विथ इट वी हैव रेड दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे। मैंने लेक्चर को इंटेंशनली थोड़ा सा लेंदी इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो वो सेम पॉइंट्स मैं आपको बार बार लेक्चर में रिपीट करता हुआ चलूँ, कि आपको जो भी पॉइंट्स यहाँ से समझना है एंड जो भी पॉइंट्स लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कि घर पे जाके आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स लेक्चर को रिवाइज करो एंड पूरा लेक्चर आपको स्कूल एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड PDF नोट्स को आप चेकआउट कर सकते हो। क्लास 9th एंड 10th से और भी PDF नोट्स मैंने इस चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सब नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।